आज हम हेरिटेज, धरोहर या विरासत के बारे में बात करेंगे। जो कुछ हमको मिलता है विरासत की शक्ल में, उसमें से कुछ वो है जो हमको अपने परिवार से, बाप दादाओं से, माँ के परिवार से मिलता है, और कुछ वो है जो हमको समाज से, इतिहास से मिलता है। हम दूसरी तरह की हेरिटेज की बात करेंगे, उस हेरिटेज की जो हम सब की मिली जुली हेरिटेज है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं इस हेरिटेज के। कुछ तो वो है जो हमको पुरानी बिल्डिंगों की शक्ल में, पुरानी सभ्यताओं के अवशेष की शक्ल में मिलती है। कुछ वो है जो हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण, हमारे माहौल उससे मिलती है, और कुछ वो है जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिसको इंटेंजिबल हेरिटेज कहते हैं। हमारा रहने सहने का ढंग, हमारा संगीत, हमारे विश्वास और हमारी जितनी रोज़मर्रा की जो हमारी सोचने समझने की जो मुहावरे हैं, ज़बान है, ये सब का सब, इसको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारी विरासत का हिस्सा होती। ये हमें अपने अतीत से मिलती है। ये विरासत वो भी होती है जिसकी बुनियाद पर हम अपने वर्तमान को, अपने आजकल को परिभाषित करते हैं। विरासत वो भी होती है जो हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ कर जाते हैं। इसमें, जैसा मैंने आपसे कहा, अतीत की सभ्यताओं के अवशेष होते हैं, तारीख़ी इमारतें होती हैं, संग्रहालयों में, म्यूज़ियमों में संजो कर रखी हुई संपदा होती है, पुरानी दस्तावेज़ें होती हैं जिन्हें पांडुलिपि कहते हैं, और उसके अलावा हमारी प्राकृतिक, कुदरती या नेचुरल संपत्ति, नदियाँ, नहरें, तालाब, जौहड़, जंगल, दलदल, हमारे जंगली जानवर और पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब भी हमारी धरोहर का हिस्सा हैं। इनके साथ साथ वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से अलग नहीं किए जा सकते। हमारे रीति रिवाज, हमारे रिवायती खेल, हमारा शास्त्रीय और लोक संगीत, नृत्य, हमारी कहानियाँ और किस्से, हमारे शिल्प, क्राफ्ट या सनतें, और इन सब से मिलकर बनने वाला हमारा लिखित और मौखिक ज्ञान, ये सब भी हमारी विरासत का, हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। यहाँ मैं ये आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि समाज लगातार बदलता है। जो कुछ हमने रिसीव किया है, हमने पाया है अपने हेरिटेज की शक्ल में, उसमें हर पीढ़ी कुछ नया शामिल करती है और कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ देती है। जिन्हें हम छोड़ देते हैं वो किस्से कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे फिर हमारी याददाश्त से निकल जाते हैं। कुछ नई चीज़ों को हम अपना लेते हैं और उन्हें आने वाली नस्लों के लिए विरासत की शक्ल में छोड़ जाते हैं। जो हमने हासिल किया, उसमें से जो हमने त्यागा और जो हमने नया हासिल किया, वो सब मिलके फिर अगली पीढ़ी के लिए विरासत बन जाती है। हमसे पहले आने वालों ने भी यही किया था, और अगर हम लगातार विकसित और परिवर्तित होने वाली सभ्यता का हिस्सा हैं, तो हम भी आने वाली नस्लों के लिए जो छोड़कर जाएंगे वो इससे कुछ मुख्तलिफ होगा जैसा हमने पाया था। यही विकास का बुनियादी सिद्धांत है। अब अगर हमें इस लगातार बदलती हुई और बदलने की वजह से समृद्ध होती हुई विरासत को बचा के रखना है, तो हमें पहले ये पहचानना होगा कि इस विरासत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। जब हम ये जान जाएंगे तो फिर किस तरह से इस विरासत को बचाना है, ये तय करना भी आसान हो जाएगा। अब ये तो आप मान ही लेंगे कि हर समाज में हर क्षण कुछ पुराना और कुछ नया एक साथ रहते हैं। जो जीवित समाज हैं, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें प्रगति हो रही है,
वो अपनी विरासत में से कुछ बचाकर रखते हैं जो अच्छा है, और वो जो नाकारा हो गया है उसे त्याग देते हैं। एक छोटी सी मिसाल से इस बात को ज़रा विस्तार से आपके सामने रखना चाहूँगा। जब तक हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं हुए थे तब तक हमारे देश पर सामंतों या ज़मींदारों का राज था। उनका मज़हब कोई भी हो, वो सब थे सामंत ही। कुछ थोड़े ज़्यादा उदार थे, कुछ कम, मगर वो सब थे सामंत ही। सत्ता के 3 स्तंभ, कानून बनाना, उन्हें लागू करवाना और कानून तोड़ने वाले को सज़ा देना, सब राजा, महाराजा, महाराना, बादशाह, सुल्तान या शहंशाह के हाथ में होता था। आवाम से पूछकर न कानून बनते थे, न सरकार की नीतियों पर किसी की राय ली जाती थी। राज करने वालों को चुनावों का सामना तो करना नहीं था, तो जो जी चाहता करते। फिर हम गुलाम हो गए, हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया। गुलामी के खिलाफ चलने वाले संघर्ष में हमने एक समता मूलक समाज की कल्पना की, एक ऐसे समाज की जिसमें सब बराबर होंगे, और इस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों को हमसे पहले आने वाली 2-3 पीढ़ियों ने आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बनाया। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, इसमें ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सबके समान अधिकार होंगे, तो कुछ चीज़ों पर सवालिया निशान लगाने ज़रूरी हुए। मसलन ये कि पुरुषों और महिलाओं में नाबराबरी के सिद्धांत को तज देना ज़रूरी हो गया, क्योंकि उससे पहले सामंती दौर में इन सवालों को उठाया ही नहीं जा सकता था। ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस के साथ ये बात आती है कि सबको बराबरी के अधिकार होंगे। तो जिस दिन ये तय हुआ कि जो नया समाज बनेगा जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और जिसमें सबको बराबरी के अधिकार मिलेंगे, तो उसमें यह भी तय किया गया कि जब कौन हुकूमत करेगा इसके लिए फैसला किया जाएगा चुनाव के माध्यम से, तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों के पास वोट देने का अधिकार होगा। सभी नागरिक, मर्द भी और औरत भी। एक एक्सेप्शन रखा गया कि वो लोग जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं हैं वो इसके बाहर रखे जाएंगे। बाकी सब मर्द औरत के पास वोट देने का अधिकार होगा। ये आपको शायद थोड़ा ताज्जुब हो, मैं ये जिक्र करता चलूँ कि जिसको हम एडवांस्ड वर्ल्ड कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ के बहुत से देशों में औरतों को बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था कि उनको वोट देने का अधिकार मिले। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप के बहुत सारे देशों में, और कुछ देशों ने तो 20वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में औरतों को यह हक दिया। लेकिन हिंदुस्तान में जो आज़ादी का संघर्ष था उसमें ये बहुत पहले तय हो गया था। वो लोग जो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, उनको भारत के आज़ादी के आंदोलन का इतिहास एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। तो जब हम बराबरी पर आधारित एक समाज बना रहे हैं, बनाने की हमने कल्पना की, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये जो हमारी हेरिटेज है इसमें डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा उसकी हिस्सा है। वो विरासत जो हमको मिली है और जो हमको अगली पीढ़ियों के लिए छोड़नी। जब बराबरी पर आधारित समाज बनाने की कल्पना की गई तो ये निश्चित करना ज़रूरी था कि वो लोग जो द्विज कहलाते थे उनके पास जो गैर वाजिब अधिकार थे उनको ख़त्म किया जाए। वो जिन्हें हज़ारों साल से दलित और शूद्राति शूद्र की हैसियत दी गई थी, उन्हें बाकी सबके बराबर लाने के लिए विशेष समर्थन की ज़रूरत है, ताकि उनको वो मौके दिए जाएं कि वो विकसित होकर आगे बढ़कर बाकी लोगों के, बाकी देशवासियों के साथ खड़े हो सके।
अब अगर हमारे समाज ने इन सुविधा संपन्न जातियों के विशेष अधिकारों के खिलाफ मजबूती से कदम उठाए होते और उन सब चीज़ों का बहिष्कार कर दिया होता जो धार्मिक कट्टरता और रूढ़ियों पर आधारित हैं, तो क्या हमारे देश में आए दिन महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, भाषाई और सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर वो अत्याचार होते जो रोज़ हो रहे हैं? एक ऐसे देश में जो अपने आप को सहिष्णुता की मिसाल बताता है। ये सारी नाइंसाफ़ियाँ इसलिए जारी हैं क्योंकि हमने राजनीतिक जीवन में जो लोकतांत्रिक विधा अपनाई है वो अभी तक हमारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा नहीं बनी। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, जिसको हम अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज कहते हैं, उसमें ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बने हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको वोट दिए जाते हैं, पार्लियामेंट होती है, वहाँ डिबेट होती है, फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन ये जो बेसिक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का प्रोसीजर है ये हमको अपने समाज में नहीं दिखाई देता। और क्योंकि वो लोग जो इस देश की राजनीति के कर्णधार रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जो आज यहाँ हैं, वो लोग जो कभी भी इस संघर्ष का हिस्सा नहीं थे जिसने हमें सामाजिक बराबरी का सपना दिया, और जो हमेशा जाति और धर्म आधारित सत्ता की स्थापना के समर्थक रहे हैं, उनके विचारों से सहमति रखने वाले बहुत से लोग हैं। वो सब जो ये कहते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, सेल फोन नहीं रखने चाहिए, उन्हें घर संभालना चाहिए, नर्स, टीचर, क्लर्क या डॉक्टर तक सीमित रहना चाहिए और उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे कहने करने वाले लोग सब सामंती विचारधारा के लोग हैं और एक जनवादी समाज के निर्माण की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। सामंती और रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक हमारी संस्कृति के, हमारी विरासत के सबसे जीवंत पहलू के दुश्मन हैं और इन्हीं लोगों ने हमारी संस्कृति की सामंती और विघटनकारी परिभाषा दी। अब मिसाल के तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ये देखेंगे कि एक वो समाज जो सेक्युलर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेक्युलर है, उसके सारे ऑफिशियल कार्यक्रमों में बहुत सारी रूढ़िवादी चीज़ें बरकरार हैं और वो जो सिंबल्स लिए गए हैं वो सब के सब एक ब्राह्मणवादी, उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी परंपरा का हिस्सा है। जो कुछ हम ऑफिशियली दिखाते हैं, जिसको हम इंडियन कल्चर के नाम से प्रेजेंट करते हैं, वो उसमें दलितों का कोई हिस्सा नहीं, उसमें अल्पसंख्यकों का कोई हिस्सा नहीं है, उसमें आदिवासियों का कोई हिस्सा नहीं है, जो देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सरकारी तौर पर जो संस्कृति के नाम पे, धरोहर के नाम पे, हेरिटेज के नाम पे हमारे सामने रखा जाता है, वो हमारी उस परंपरा का हिस्सा नहीं है जो इस देश की बहुमत जनता की परंपरा है और किसी भी सूरत में एक जनवादी, जनतांत्रिक परंपरा का हिस्सा नहीं है जो उस संघर्ष में विकसित हुई थी जिसकी बिना पे हमको आज़ादी मिली। जो वो लोग जिनका जिक्र नहीं होता, उनका इस्तेमाल हम आम तौर पर मनोरंजन के लिए करते हैं। वो आदिवासियों को बुला के उनका डांस करवा लिया, आदिवासियों ड्रम्स का फेस्टिवल कर दिया। वो सब जो हमारी जीवंत, जो हमारी परंपरा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको हमने हाशिए पर रख दिया है और एक बहुत से छोटे हिस्से ने जो परिभाषित की है संस्कृति, वो भारत की संस्कृति के तौर पर प्रेजेंट की जा रही है। और जैसा मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया, वो बुनियादी तौर पर सामंती विचारधारा का हिस्सा है और वो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं है।
हमको अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डेमोक्रेटिक, एक समतामूलक समाज जिसमें सबको बराबरी के अधिकार हो वो देना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको इन सामंती विचारों के खिलाफ लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, हर समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनका समय बीत चुका है, और उनको त्याग देना ज़रूरी है। जब तक वो समाज की रोज़मर्रा की गतिविधियों का, हमारे रीति रिवाजों का, हमारी समझ का, हमारे मेल मिलाप का उसका हिस्सा रहेंगी, तो सब बराबर हैं का अधिकार और सब बराबर हैं इसकी समझ हमको नहीं मिल सकती। लगातार हम ये मानते हैं, और ये सही है, कि हमारी परंपरा जो है, जो हमारी जीवन परंपरा है, वो इंक्लूसिव परंपरा है, जिसमें तमाम भाषाओं, तमाम जातियों, तमाम धर्मों के लोग सैकड़ों हज़ारों साल से इकट्ठे रहे हैं, और वो सब कुछ मिल के वो संस्कृति बनी है जिसको हम हिंदुस्तान की इंक्लूसिव संस्कृति कहते हैं, मिली जुली सभ्यता कहते हैं। लेकिन इस मिली जुली सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं जो असल में मिली जुली सभ्यता के खिलाफ है। अगर हमको वास्तव में इस सभ्यता को, इस अपनी धरोहर को जो हमको मिली है, उसको अगली पीढ़ियों तक ज़्यादा स्वस्थ रूप में, ज़्यादा मजबूत रूप में, ज़्यादा सुंदर रूप में देना है, तो ये ज़रूरी है कि जो सामंती विचारधाराएं हैं, जो ना बराबरी पे बुनियादी जितने सिद्धांत हैं, उनको हमको अपने रोज़मर्रा के जीवन से निकालना होगा। अब तो ये एक बुनियादी हिस्सा है हमारी उसका संस्कृति धरोहर में, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। फिर कुछ और हो रहा है जो हमारी जो टेंजिबल हेरिटेज है, यानी बिल्ट हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी लिटरेरी साहित्यिक परंपरा है, उस सब को नकारने की एक पूरी साजिश हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये हमारी परंपरा है ही नहीं, और एक इमेजिनरी परंपरा का जिक्र किया जा रहा है जो वास्तव में हिंदुस्तान की परंपरा है। वो वास्तव में परंपरा क्या है? जिसमें मनु को दुनिया का सबसे पहला लॉ गिवर बताया जा रहा है। वो लॉ गिवर जिसने बड़े साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से जो द्विज हैं उनमें, और जो जिनको दलित कहते हैं, जिनको वो लोग शूद्र कहते थे, उनके बीच में कोई बराबरी का सिद्धांत हो ही नहीं सकता। जहां औरतों को उस पूरी व्यवस्था में औरतों को बाहर रखा जाएगा। और ऐसे बयान हम रोज़ सुनते हैं कि औरतों को तो घर संभालना चाहिए, उनको तो बच्चे पालने चाहिए, उनको तो, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये एक है। और दूसरा जो हमको बताया जा रहा है कि हम पिछले 1000 साल से गुलाम रहे। ये बात कहने वाले वो लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि गुलामी क्या थी। गुलाम तो हम 200 साल रहे, उससे पहले हम सामंती दौर में थे, गुलाम नहीं थे। वो सामंत चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, वो सामंत थे, वो स्लेव ओनर्स नहीं थे, और हम लोग स्लेव्स नहीं थे उस इतिहास में। इस वजह से जो कुछ इस पिछले 1000 साल में बना है, जिसमें वो चीज़ें हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, जिसमें ताजमहल है, जिसमें कुतुब मीनार है, जिसमें लाल किला है, जिसमें आगरे का किला है, और सैकड़ों हज़ारों बिल्डिंगें, और उसके अलावा और बहुत कुछ है, जिसमें महाबलीपुरम के मंदिर हैं, जिसमें अजंता है, जिसमें अलोरा है, जिसमें एलिफेंटा है। लेकिन ये सब, उसके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले 1000 साल में जो बना है वो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। वो ज़बान जिसके माध्यम से सारी
फ्रीडम स्ट्रगल, पूरा का पूरा आज़ादी का संघर्ष जिसके माध्यम से बुनियादी तौर पे लड़ा गया, उस भाषा को विदेशियों की भाषा कह दिया गया। ये दूसरा हमला है जो हमारी, और ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो दोबारा ब्राह्मणवाद की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे देश पर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। जातिवाद और उसके साथ जो कुछ छुआछूत और ये सब कुछ था, ये उसको डिफेंड करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये मनु को सबसे बड़ा कानून बनाने वाला मानते हैं तो ये वो उसी समाज को दोबारा पुनर्स्थापित करने की कोशिश है। और इसके नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि अभी दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा का विकास किया जा रहा है, विकास इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसमें जो बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी उसमें हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है, नेशनल म्यूज़ियम है, नेशनल आर्काइव्स है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, वो तो ऑलरेडी तोड़ दिया गया है। और इस सब का क्या होगा, ये कहाँ रखा जाएगा? और उसके साथ और जो कुछ हो रहा है ये उस पूरी परंपरा को, उस धरोहर को तोड़ने का सिलसिला है। और अगर हमको एक स्वस्थ समाज की कल्पना और एक लिविंग ट्रेडिशन आने वाली पीढ़ियों को देना है तो इसको बचाना ज़रूरी है। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि दो तरह की हमारी जो धरोहर है, एक वो जो दृश्य है जो दिखाई देती है, दूसरी वो जो अदृश्य है जो दिखाई नहीं देती, जिसमें रीति रिवाज सब कुछ आते हैं। दृश्य में वो हैं जो बिल्ट स्ट्रक्चर्स हैं। इन दो के अलावा जो तीसरी धरोहर है वो हमारी नेचुरल हेरिटेज है, और इसके ऊपर भी हमला हो रहा है। वो हमला करने वाले लोग कौन हैं? वो हैं जो हमारी नदियों, तालाबों, जौहड़ों, पहाड़ों, जंगलों, उनको बर्बाद कर रहे हैं। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और पिछले चंद सालों में तो जिस बड़े पैमाने पे होना शुरू हुआ है उसका हिसाब लगाना ही मुश्किल है। एक के बाद एक बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट वो खोल दिए गए हैं खदानों के लिए, और मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो कौन हैं, उनके नाम बताना ज़रूरी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम देखें अपनी धरोहर के बारे में तो उस पर तीन तरह के हमले हो रहे हैं। एक कोशिश ये है कि जितनी भी सामंती रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको बरकरार रखा जाए, और आज़ादी के संघर्ष में जो कुछ हमने हासिल किया था उसको ख़त्म किया जाए। जो दूसरी कोशिश है वो ये कि एक नया इतिहास लिखा जाए। लिखा भी मतलब नया क्या, वो तो इन्वेंट किया जा रहा है, उसका आविष्कार किया जा रहा है। और उस जो नया इतिहास आविष्कार किया जा रहा है उसमें पिछले 1000 साल में जो कुछ हुआ है उस सबको जैसे स्लेट साफ करने की कोशिश है। और तीसरे में वो सब कुछ जिसको किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है। बिल्ट हेरिटेज और इंटेंजिबल हेरिटेज तो इंसानों की बनाई हुई है, लेकिन जो प्रकृति ने हमको दी है वो हेरिटेज जो रिप्लेस भी नहीं हो सकती। बाकियों को तोड़ने मड़ोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसे सही किया जा सकता है, लेकिन जो नेचुरल हेरिटेज के साथ किया जा रहा है वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो वो दोबारा बनाई नहीं जा सकती। तो बुनियादी तौर पे ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारी हेरिटेज के, और उनके ऊपर ये तीन तत्व हैं जो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। अब इस हेरिटेज को बचा के रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए और ख़ुद हमारे लिए, अपने लिए कितना ज़रूरी है ये मैं नहीं समझता कि बताने की ज़रूरत है। और इसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि ये अगली पीढ़ियों को
हम एक ऐसा देश दे सकें जो जैसा हमको मिला था उससे बेहतर हो। ये कितना ज़रूरी है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल में जो हमें करना ज़रूरी है वो ये है कि हम इस बात को समझें कि समाज से गैर बराबरी ख़त्म किए बग़ैर हम किसी सही और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी सारी सांस्कृतिक धरोहर को, जिसमें आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो या क्षेत्रीय अल्पसंख्यक हो या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो, जब तक उनकी सारी विविधता को हम बचा के नहीं रखते, जब तक हम अपनी धरोहर को नहीं बचा पाएंगे। जब तक हम सैकड़ों हज़ारों वर्षों में विकसित होने वाली सभी कलाओं, भाषाओं और इमारतों की रक्षा नहीं करते, तब तक हम अपनी विरासत को नहीं बचा सकते। और जब तक हम अपनी सारी प्राकृतिक संपदा पर होने वाले हमलों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े नहीं होते, हम इस सस्य शामिला मादरे वतन को कभी नहीं बचा पाएंगे। और अगर हमने ये नहीं किया तो आने वाली नस्लों का सामना कैसे करेंगे।